चलो भाई शुरू करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है सर, क्या देखेंगे आज हम? जेनेटिक्स का एक और नया टॉपिक देखेंगे। क्या नाम है इसका? इस टॉपिक का नाम है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके सर, बहुत बढ़िया। हम आज एक टॉपिक देखने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। सर ये टॉपिक कहाँ से लिया गया जेनेटिक्स में, उसके ऊपर बात करते हैं। चलो भाई, एक्चुअल में हमने पिछली क्लास में देखे थे मेंडल के लॉस। हमने पिछली क्लास में क्या देखे थे? हमने देखे थे मेंडल के लॉज देखे थे। मेंडल के लॉज देखे थे। मेंडल साहब ने कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे साहब। कौन कौन से थे वो 3 नियम? पहला था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या था बेटा? पहला था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड क्या था? मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके सर। तीसरा क्या था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत बढ़िया। ओके, हमने ये 3 लॉज देखे थे जो कि तीनों लॉ मेंडल ने अपनी थ्योरी में दिए हुए थे। अब इन 3 लॉ में से एक लॉ की आज हम देखेंगे, जो हमने तीसरा वाला लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये वाला जो लॉ था, इस लॉ में मेंडल साहब बोलते हैं कि साहब हर कैरेक्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या बोला था यहाँ पर इन्होंने? मेंडल साहब बोले कि साहब ईच कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट। हर एक कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है। हर कैरेक्टर जो है वो आत्मनिर्भर है। वो किसी भी दूसरे कैरेक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। बोले अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मेंडल साहब एग्जाम्पल लिखते हैं। बोले देखो, हमने राउंड के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन बनाया, जबकि राउंड के साथ येलो होना चाहिए था हर बार, पर राउंड के साथ ग्रीन था क्योंकि कैरेक्टर इंडिपेंडेंट थे। और एक और कॉम्बिनेशन हमने कौन सा बनाया? रिंकल्ड के साथ येलो का कॉम्बिनेशन बनाया। और ये 2 कॉम्बिनेशन जो थे ये प्रूफ थे कि हर एक कैरेक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ऐसा बोला था किसने? ये मेंडल साहब ने अपने तीसरे नियम में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बोला था। बहुत बढ़िया जी सर, बिल्कुल यही बोला था मेंडल साहब ने। अब इनका जो तीसरा नियम था वो नियम बिल्कुल 100% सत्य नहीं था। सर 100% सत्य नहीं था मतलब ये नियम को आप मॉर्गन साहब आए, कौन आए? एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉर्गन। और मॉर्गन साहब आए और मॉर्गन साहब ने क्या किया भाई? मॉर्गन साहब ने इस नियम का एक्सेप्शन लाके दिया। क्या लाके दिया? एक्सेप्शन। इन्होंने बोला कि साहब मेंडल साहब रुक जाओ, आप जो बोल रहे हो वो बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है। अच्छा सर, ये कैसे हुआ? हाँ, मॉर्गन साहब ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट का असॉर्टमेंट निकाला। कैसे निकाला? थ्रू एन अनदर थ्योरी जिसको उन्होंने दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के नाम से। मॉर्गन साहब ने एक नया कंसेप्ट समझाया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का, और प्रूव करा कि मेंडल साहब का ये जो तीसरा नियम है ये 110% गलत है। एक्चुअल में ये गलत तो नहीं था, ये मेंडल साहब की किस्मत थी। ये मेंडल साहब की किस्मत थी। वो कैसे था वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसको हम देखेंगे। पूरी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और आपको शायद समझ आया होगा ये टॉपिक कहाँ से आया। जी सर, समझ आया। अब हम देखते हैं ये आखिर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन है क्या। चलिए, मॉर्गन ने नाम के जो साइंटिस्ट थे, मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन ने स्टडी करी। एक जैसे मेंडल साहब ने मटर के पौधे पे काम करा, पाइसम सटाइवम पी प्लांट, मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला के ऊपर काम करा। किसके ऊपर काम किया सर? इन्होंने काम करा ड्रोसोफिला के ऊपर। ओके, क्यों करा ड्रोसोफिला के ऊपर? इसके बहुत सारे रीजंस हैं जो आपको कुछ पिछली वीडियो पे मिल जाएंगे। इसके बहुत सारे रीजंस ये हैं, इसमें आपको एक आध तो फिर भी बोल देता हूँ कि ड्रोसोफिला जो सिंपल सिंथेटिक मीडियम में ग्रो कर जाती है। ड्रोसोफिला के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट मीडिया नहीं लगाना पड़ता, सिंपल मीडियम में भी ग्रो कर जाता है। ड्रोसोफिला की लाइफ साइकिल बहुत छोटी होती है। ड्रोसोफिला के मेल और फीमेल में डिफरेंस बहुत इजीली सीन होते हैं। ये सारे रीजंस के कारण मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को सिलेक्ट किया। ओके सर। अब एक्चुअल में इन्होंने ड्रोसोफिला के अंदर क्या किया? कुछ कैरेक्टर्स को पकड़ा और उन कैरेक्टर्स के साथ उन्होंने डाइहाइब्रिड क्रॉस करा। जैसे मेंडल साहब ने पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स को पकड़ा था। कौन कौन से? सीड शेप एंड सीड कलर। सिमिलरली इन्होंने भी कुछ कैरेक्टर्स को पकड़ा। इन्होंने क्या पकड़ा? इन्होंने पकड़ा आई कलर, है ना? इन्होंने पकड़ा आई कलर। इन्होंने बोला रेड आई एंड वाइट आई, है ना? और इन्होंने क्या पकड़ा? बॉडी कलर। कौन कौन सी थी? येलो एंड
ब्राउन। कौन कौन सी थी बेटा, येलो एंड ब्राउन, है ना। ऐसे करके इन्होंने कैरेक्टर पकड़ा और इन्होंने एक और पकड़ा, विंग्स का फीचर भी पकड़ा। कौन सा फीचर पकड़ा, विंग्स, है ना। विंग्स के ऊपर अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, मिनिएचर विंग्स, छोटे विंग्स जिसको हम बोलते हैं। ऐसे करके इन्होंने यहाँ पर ली और इन्होंने क्रॉसेस करे। जब इन्होंने क्रॉस करा, इन्होंने क्रॉस करा तो इन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे ये प्रूफ हो गया कि मेंडल साहब के जो लॉज हैं वो सत्य नहीं है। मेंडल साहब के लॉ का एक्सेप्शन लेके आइए, जिसे लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बोला जाता है। ओके सर, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। लिंकेज का मतलब क्या है, पहले तो हम ये वर्ड्स को डील करते हैं। क्या होता है समझिए। लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन, है ना। लिंकेज का मतलब नाम में ही लिखा बेटा, लिंक। बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका भाई, बायोलॉजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका, पहले ही बोलता हूँ आज भी बोल रहा हूँ कि अगर बायोलॉजी से मोहब्बत करना है तो क्या करो बेटा, नाम पकड़ो, आंसर खुद मिलेगा। बायोलॉजी पढ़ने का आसान तरीका फिर रिपीट कर रहा हूँ, नाम पकड़ो आंसर मिल जाएगा। नाम में क्या लिखा है, बोले लिंक करना, जुड़ा होना। लिंक मतलब जुड़ा हुआ, है ना। लिंक है कोई चीज जुड़ी हुई है, जुड़ा हुआ, है ना भाई, जुड़ा हुआ। ओके। रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, देखो, री मतलब क्या होता है, फिर से। री का मतलब क्या होता है, फिर से। हम बोलते हैं ना रिविजन, हम बोलते हैं कोई भी चीज़ बोलते हैं, रिसाइकल, कोई भी, तो उसमें री का मतलब क्या, री मतलब फिर से, विजन मतलब देखना। रिविजन में हम क्या करते हैं, हम एक बार फटाफट फिर से देख रहे होते हैं। तो यहाँ पे री का मतलब क्या है बेटा, री का मतलब है फिर से, ठीक है। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, है ना। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। हाँ सर, बिल्कुल समझ आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं आप। तो यहाँ पे लिंकेज का मतलब है जुड़ा हुआ, और रिकॉम्बिनेशन वर्ड का मतलब क्या है, फिर से जोड़ना। अब क्या बोलना चाह रहे हैं, इसको समझने के लिए पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल समझो। क्या समझना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आप समझो। ये एक आपका वो है, ये है आपका कोई एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारे कैरेक्टर हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब मान लो ये एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर ये रहा, ठीक है, और एक क्रोमोसोम पे एक कैरेक्टर ये रहा और एक कैरेक्टर ये रहा। ओके सर, समझ गया। ये हो गया कैरेक्टर नंबर ए, ये हो गया कैरेक्टर नंबर बी। हो सकता है ये हाइट का हो, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। और ये आपका मान लीजिए अपन कलर का, स्किन कलर, बॉडी कलर, किसी का भी ले लेते हैं, हेयर कलर ले लो आप, तो कुछ भी ले लो, है ना। ये हाइट का और ये हेयर कलर का है, ठीक है। ओके। अब मेंडल साहब की थ्योरी के हिसाब से बोलते हैं क्या, कि हाइट का जीन, हाइट का कैरेक्टर और हेयर कलर कैरेक्टर एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। दोनों कैसे हैं, इंडिपेंडेंट हैं। पर मॉर्गन साहब ने प्रूव करा। बोले जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, पर सिर्फ इस केस में। सर इस केस में का मतलब क्या है, मॉर्गन साहब ने कहा कभी कभार जब एक क्रोमोसोम पर दो कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पास में हो, बहुत ज़्यादा पास में हो, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो जो है इंडिपेंडेंट हो। सर समझ नहीं आया, थोड़े इजी वे में समझाइए, बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। समझो कि मान लो यहाँ पर ये है ना, ये है। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि एक हथौड़ा ला के दूँ और इसे बोलो तोड़ो, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तुम इसे तोड़ दोगे। सर बहुत सारी प्रोबेबिलिटी, 100% प्रोबेबिलिटी हम तोड़ देंगे, है ना। अब हम एक और केस देता हूँ कि मान लो मैंने तुम्हें यहाँ दिया, इस बार मैंने इनकी डिस्टेंस थोड़ी कम कर दी। मैंने कहा बेटा अब इनको तोड़ो, बोले सर अभी भी तोड़ देंगे, पर चांसेस क्या है टूटने के, थोड़े से पहले कंपैरिजन में कम हो गए, 670। मान लो अब आपके चांसेस हो गए 50% मान लेते हैं, 50% चांस है कि टूटेगा और 50% नहीं टूटेगा। अब मैं क्या बोलूँ बेटा, अब तोड़ के बताओ। बोले सर अब तो सिर्फ 10% चांस है कि ये ब्रेक हो जाए, और मैं अगर आप बोलूँ अब ले बेटा इतने पास कर, बोले सर ऑलमोस्ट 1% ही चांस है कि हमारा निशाना सही लग जाए और टूट जाए। समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये इतने दूर दूर मैंने कुछ रखा है यहाँ पर, और मैं आपसे बोलूँ बेटा हथौड़ा मार के तोड़ो, तो हाँ सर ये तोड़ देंगे, बिल्कुल सिंपल, हथौड़ा मारा टूट गया। अब आपने क्या करा, थोड़ा सा पास कर दिया। जब आपने थोड़ा पास कर दिया तो अब प्रोबेबिलिटी कम है कि आपका हथौड़ा एक्यूरेट पोजीशन पे पड़े, है ना। अब आपने और पास करा तो अब प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। अब आपने और पास करा तो अब प्रोबेबिलिटी और कम हो गई। मतलब कि एक्चुअल में इन ये बोलना चाह रहे थे कि जब एक क्रोमोसोम पर जब कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पास होते हैं तो फिर क्या होता है कि ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। मतलब मान लो कि वो तो मेंडल साहब की किस्मत थी, कि उन्होंने क्या देखा कि उनका जो राउंड और येलो था वो बहुत दूर दूर था। तो हर बार क्या हुआ कि राउंड और येलो ब्रेक इजीली हो गया, हथौड़े मारा और हर बार टूटने के चांसेस आसान हो गए।
पर अगर मान लो राउंड और येलो ऐसा होता तो सिर्फ 1% चांसेस होता कि राउंड येलो जो है वो इंडिपेंडेंट हो, वरना जब जब इस केस में क्या होता, जब जब राउंड आता तब तब येलो भी आता। सर अभी भी थोड़ी चीज़ें क्लियर नहीं है, अब बिल्कुल सिंपल वे में समझाता हूँ, बहुत सिंपल वे में समझो। ये है रामलाल, सर कौन है ये है रामलाल, ठीक है। ये कौन है बेटा, ये है पिंकी, ठीक है, ये है पिंकी, ठीक है। ये है बबलू, ठीक है भाई, ये है आपका बबलू और ये है आपकी कौन, बबली, समझो ये हो गई आपकी बबली। ओके सर, बिल्कुल जोरदार, समझेंगे। अब समझो रामलाल और पिंकी के बीच में कुछ कुछ है, हम साथ साथ हैं, ठीक है। पिंकी बबलू और बबली के बीच में क्या है, हम साथ साथ है। समझो जितना ज़्यादा रामलाल और पिंकी के बीच में हम साथ साथ है होगा, उतने कम चांसेस हैं कि बबलू बबली के साथ जाए, बबलू पिंकी को लेके जाए या फिर पिंकी बबलू के साथ जाए। सर समझ नहीं आया, समझो अगर मानो रामलाल और पिंकी में प्रॉब्लम, ठीक है, रामलाल और पिंकी में प्रॉब्लम और यहाँ पे बबलू और बबली में प्रॉब्लम, तो अब क्या होगा कि कभी बबलू हो सकता है कि बबलू विल गो टुवर्ड्स पिंकी और बबलू विल गो टुवर्ड्स पिंकी एंड रामलाल विल गो टुवर्ड्स बबली। हाँ सर चांसेस हैं, क्यों है चांसेस, क्योंकि बेटा यहाँ पे इनके बीच में हम साथ साथ है कि ना होके क्या है बेटा, हम आपके हैं कौन हो गया। जी सर समझ गए। अगर मान लो रामलाल और पिंकी में जितने ज़्यादा लिंक होगी, रामलाल और पिंकी में जितना ज़्यादा हम साथ साथ है होगा, उतने कम चांसेस हैं कि पिंकी बबलू के साथ जाए, पिंकी बबलू के साथ जाए। इसके चांसेस कम कब होंगे, जब रामलाल और पिंकी जो है उनके बीच में ज़्यादा लिंकेज होगा, ज़्यादा क्लोजनेस होगी, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा अटैचमेंट होगा। और वहीं पर बेटा जब बबलू और बबली के बीच में, बबलू और बबली के केस की बात करूं मैं, अगर बबलू और बबली के केस में जब इनके बीच में भी लिंकेज ज़्यादा होगा तो बहुत कम चांसेस है कि बबलू भी इधर उधर कहीं पर जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप, मतलब जितना ज़्यादा इनके बीच में लिंकेज होगा उतना कम चांसेस है कि पिंकी के किसी कोई दूसरे कॉम्बिनेशन बने। समझो, ऐसे समझो, अभी रामलाल ऑलरेडी पिंकी के साथ कॉम्बिनेशन में है, हाँ सर ये अभी एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बबलू किसके साथ कॉम्बिनेशन में, बबली के साथ कॉम्बिनेशन में है, हाँ सर ये भी एक कॉम्बिनेशन में है। अब समझो अगर मान लो बबलू पिंकी के साथ चले जाए, है ना, पिंकी रामलाल को छोड़े, बबलू बबली को छोड़े और बबलू किसके साथ चले जाए, बबलू किसके साथ चले जाए, पिंकी के साथ चले जाए, तो क्या होगा, क्या पिंकी कॉम्बिनेशन में थी, हाँ सर, बबलू भी कॉम्बिनेशन में था, हाँ सर। अब जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या ये कॉम्बिनेशन होगा, नहीं, अब ये फिर से कंबाइन होंगे, क्योंकि देखो पिंकी रामलाल के साथ कॉम्बिनेशन में थी, अब ये इस कॉम्बिनेशन को तोड़ के फिर से कंबाइन होगी, क्या होगी बेटा, फिर से कंबाइन होगी। अब जो ये बबलू से कंबाइन हो रही होगी, ये क्या होगी, फिर से कंबाइन होगी, फिर से कंबाइन मतलब रिकॉम्बिनेशन होगा। अच्छा सर समझ गए। आप ये बोलना चाह रहे हो कि अगर बबलू और पिंकी क्योंकि ऑलरेडी कॉम्बिनेशन में है, तो अब अगर ये अपने कॉम्बिनेशन छोड़ के कहीं और कंबाइन होंगे तो वो क्या होगा, इनका फिर से कॉम्बिनेशन होगा, है ना, फिर से मतलब रिपीट एक और बार हो रहा है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी एक कॉम्बाइन स्टेज में तो थे ना बच्चे। हाँ सर समझ आया। अब समझो इसको बिल्कुल ऐसे समझो कि अगर रामलाल और पिंकी के बीच में, रामलाल, इसको ऐसे समझो बेटा, आप इसको ऐसे लो, रामलाल और रामलाल, ये आपका रामलाल है ना, ये आपकी पिंकी, रामलाल और पिंकी के बीच में जितना ज़्यादा लिंकेज होगा, जितना ज़्यादा हम साथ साथ है होगा, उतने कम चांसेस हैं कि पिंकी बबलू के साथ जाए या फिर पिंकी बबलू से रिकम्बाइन हो जाए। और समझो एक इसको या फिर बबलू और बबली के अंदर, बबलू और बबली के अंदर जितना ज़्यादा लिंकेज होगा उतने कम चांसेस हैं कि बबलू पिंकी से रिकम्बाइन हो, क्योंकि अभी ऑलरेडी कंबाइन है, अब जब ये किसी फिर से कंबाइन है तो फिर रिकम्बाइन होंगे। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं कि रामलाल और पिंकी के बीच में लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन कम, लिंकेज ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन मतलब इनका फिर से कॉम्बिनेशन होने के चांसेस कम है, मतलब रिश्ता नहीं टूटेगा। रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन सिंबल से याद कर लो भाई, ये है रिकॉम्बिनेशन, दिल पे तीर चल गए भाई, है ना, रिश्ता टूट गया। इन दो, ये बबलू ने बबली को धोखा दिया, पिंकी ने रामलाल को धोखा दिया, और बबलू और पिंकी हम साथ साथ हुए, धोखा दे के साथ हुए भाई, रिकॉम्बिनेशन, अपने कॉम्बिनेशन छोड़ के फिर से एक नया कॉम्बिनेशन बना है, क्या है, रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज क्या है, लिंकेज ये है भाई, ये वाला लिंकेज का
सिंबल है कि अगर रामलाल और पिंकी के बीच में हम साथ साथ है ज़्यादा है, बबलू और बबली के बीच में हम साथ साथ है ज़्यादा है, तो भैया क्या रामलाल बबली को देखेगा? नहीं। क्या पिंकी बबलू को देखेगा? नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इनके बीच में आपस में ही बॉन्ड अच्छे हैं। हाँ सर, मतलब जितना ज़्यादा क्या दिल है उतने कम तीर चलेंगे, मतलब जितना ज़्यादा लिंकेज उतना कम रिकॉम्बिनेशन। लिंक जितनी ज़्यादा होंगी चीज़ें, दो चीज़ें जितनी ज़्यादा तेज़ी से लिंक होंगी उतने कम चांस है कि वो टूटे और किसी और से जुड़े। किसी और चीज़ से जुड़ने के लिए किसी से टूटना तो पड़ेगा ना। अगर पिंकी को बबलू के साथ जाना है तो रामलाल को तो छोड़ना पड़ेगा ना भाई। हाँ, तो इसको तोड़ेगी तभी तो बबलू के साथ जा पाएगी। तो लिंक अगर मान लो बबलू ने ताकत से, वो रामलाल ने ताकत से पकड़ के रखा है, तो क्या बबलू पिंकी को ले जा पाएगा? नहीं। बस यही बोलना चाह रहा हूं बेटा कि लिंकेज जितना ज्यादा, रिकॉम्बिनेशन उतना कम। सर याद कैसे रखेंगे? सिर्फ एक डायग्राम। कैसे एक डायग्राम? बोले लिंकेज पे दिल बना के आओ, रिकॉम्बिनेशन में दिल पे तीर बना के आओ। अच्छा सर, आपने मतलब सिर्फ इतना समझाया कि जब एक क्रोमोसोम पर दो कैरेक्टर ज्यादा दूर है, मतलब इनके बीच में लिंक कम है, लिंक क्या है? लिंकेज क्या है? लिंकेज कम है, तो चांसेस ज्यादा है कि इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होगा सर, कैसे ज्यादा होगा समझो। ये एक कैरेक्टर ए, ये कैरेक्टर बी, वहीं पर एक यहाँ पर सी और यहाँ पर डी। अब क्या है बेटा, क्योंकि ये कैरेक्टर बहुत दूर दूर है तो ये जब ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा इजीली आपका, ये इधर से जुड़ जाएगा, ये इधर से जुड़ जाएगा। हाँ सर, पर अगर मान लो ये इतने पास होता, बी यहाँ पर ना हो कि यहाँ होता, तो अब ये ब्रेक हुआ पर ये तो साथ में रह गए ना। हाँ सर, समझ आया कि एक क्रोमोसोम पर जितने पास में आपके कैरेक्टर्स होंगे उतना कम चांसेस हैं, क्या है? उतना कम चांसेस हैं कि वो कैरेक्टर कभी अलग हो। मतलब ये कैरेक्टर कैसे होंगे कि जब जब ए आएगा तब तब बी आएगा। इसको हम मेंडल साहब के एग्जाम्पल से समझ के देखते हैं और बेटर समझ आएगा कि अगर मान लो एक क्रोमोसोम, मान लो ये इस क्रोमोसोम पर राउंड और येलो इतना पास होता, तो क्रोमोसोम यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे, यहाँ से टूटे, कहीं से भी टूटे, पर राउंड और येलो हमेशा कहाँ रहेगा? साथ में ही रहेगा। इस केस में क्या होता? अगर ऐसा होता, पी प्लांट के अंदर ये कंडीशन होती, तो क्या होता बेटा कि राउंड हमेशा येलो के साथ ही आता। राउंड ग्रीन आने की पॉसिबिलिटी बहुत माइन्यूट हो जाती, आती ही नहीं या तो, है ना। बट क्योंकि मेंडल साहब किस्मत वाले थे, मेंडल साहब का राउंड और येलो दूर था, मेंडल साहब का रिंकल और ग्रीन भी दूर था, इसलिए मेंडल साहब को क्या लगा, क्योंकि मेंडल साहब के केस में हर बार ब्रेक हो जाते थे, हर बार अलग अलग हो जाते थे, चाहे कहीं से भी टूटे, तो मेंडल साहब को लगा कि साहब हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है। बट यहाँ से ये प्रूफ करा, यहाँ से लिंकेज के कंसेप्ट से प्रूफ हुआ कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट रहे। अगर वो कैरेक्टर के बीच में ज़्यादा लिंकेज है तो फिर बहुत कम चांसेस है कि वो इंडिपेंडेंट हो। समझ आया हो आपको? अब ये बात मॉर्गन साहब को कैसे पता चली? मॉर्गन साहब ने क्या करा था बेटा, मॉर्गन साहब ने क्या करा था बेटा, उन्होंने येलो उन्होंने देखा कि येलो बॉडी और एक उन्होंने क्या लिया, वाइट, येलो बॉडी और विंग। यहाँ पे उन्होंने ले लिया येलो बॉडी और वाइट आई। येलो बॉडी और वाइट आई जो थे वो ऐसे एक क्रोमोसोम पे थे, और वहीं पे एक और क्या था, वाइट बॉडी और मिनिएचर विंग्स, है ना। मतलब एक ही के ऊपर थे, मतलब ये मान के चलो एक ही क्रोमोसोम के ऊपर थे ये पूरे, है ना। अब इसको आप ऐसा बना लो, या तो पूरा ऐसे बना लो, मान लो आप, है ना, यहीं पर बना लो मिनिएचर विंग्स। एक ही क्रोमोसोम पर है ये तीनों कैरेक्टर। क्या है, यहाँ पर येलो बॉडी का कैरेक्टर है, यहाँ पर आपको कैरेक्टर कौन सा हो गया, बॉडी कलर। यहाँ पर आपका कौन सा कैरेक्टर हो गया बेटा, आई कलर। और यहाँ पर आपका हो गया विंग्स का फीचर, है ना, विंग्स। ठीक है, अब ये तीनों कैरेक्टर एक ही क्रोमोसोम पर है। हाँ सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तीनों कैरेक्टर कहाँ हैं, एक ही क्रोमोसोम पर है। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा, जब उन्होंने इस क्रोमोसोम का, कौन सा क्रोमोसोम था, एक्स क्रोमोसोम देखा था। ये भी देख लो, ड्रोसोफिला के अंदर कौन सा क्रोमोसोम देखा इन्होंने, एक्स क्रोमोसोम देखा था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने देखा कि येलो बॉडी और व्हाइट आई क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइटली लिंक्ड थे, इनके बीच में लिंकेज ज़्यादा था। क्या था, एनसीईआरटी लिखती है टाइटली, टाइटली लिंक्ड थे। तो क्या देखा कि इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत कम मिला, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा कम मिला। और जब इन्होंने देखा कि व्हाइट आई और मिनिएचर विंग ये दोनों बहुत दूर थे, इनके बीच में लिंकेज कम था, तो इस केस में इन्हें
ज़्यादा देखने को मिला, रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, मतलब ये कैरेक्टर्स इंडिपेंडेंट टाइप के देखने को मिले उन्हें, क्योंकि ये बहुत दूर दूर थे, तो ज़रूरी नहीं था कि हर बार व्हाइट आई और मिनिएचर विंग साथ में नहीं आ रहे थे, बट येलो बॉडी और व्हाइट आई ऑलमोस्ट मैक्सिमम केसेस में साथ में आ रहे थे। इस चीज़ से उन्हें ये प्रूफ हुआ कि ये बात मेंडल साहब ने जो बोली कि ईच कैरेक्टर इंडिपेंडेंट, ये हमेशा सत्य नहीं होगी। सिर्फ उस केस में जब आपके कैरेक्टर्स एक ही क्रोमोसोम पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं, तभी ये बात प्रूव होती है, तभी हर कैरेक्टर इंडिपेंडेंट है, वरना जो कैरेक्टर्स बहुत पास हैं दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या है। लिंकेज का मतलब है कि एक क्रोमोसोम पर जितने ज़्यादा पास में कैरेक्टर्स होंगे। अच्छा, एक और चीज़ क्या बोलते हैं कि अगर लिंकेज ज़्यादा है, अगर लिंकेज ज़्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा होंगे। समझो, पेरेंटल और नॉन पेरेंटल वर्ड को भी समझ लो, पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल वर्ड भी यूज होता है। पेरेंटल एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है समझो। जैसे येलो बॉडी और व्हाइट आई एक इसी जगह पर है, अब अगर मैं जितनी इनके बीच में लिंकेज ज़्यादा है तो जब जब मैं कोई क्रॉस करता हूं तो हमेशा क्या आता है मेरे पास, येलो बॉडी व्हाइट आई, येलो बॉडी व्हाइट आई, तो हमेशा यही कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है। इसे क्या बोलते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे व्हाइट आई और मिनिएचर विंग साथ साथ है, पर जब मैंने क्रॉस करा तो मुझे व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग ना मिलके कुछ और मिल गया, व्हाइट आई के साथ मिनिएचर विंग ना मिलके कोई और मिल गया, मतलब जो यहां पर प्रेजेंट था वो ना मिलके कोई और कॉम्बिनेशन मिला, तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मतलब सर आप ये बोलना चाह रहे हो कि लिंकेज जितना ज्यादा, पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतने ज़्यादा। मतलब अगर आपने बोला लिंकेज ज़्यादा है तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी कैसे मिलेंगे, जो आपका कॉम्बिनेशन पहला है, मतलब जो पहला है उसी पेरेंटल, मतलब जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा है क्योंकि ब्रेक होने के चांसेस कम। और रिकॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस केस में रिकॉम्बिनेशन कम मिलेगा आपको, है ना। अगर आपका लिंकेज ज़्यादा तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन कम, और नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपको कैसे मिलेंगे, कम मिलेंगे। और वहीं पर अगर आपका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, क्या होगा, अगर मैं इस सिमिलर केस क्या ले लूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, अगर आपका रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है, क्या है ज़्यादा, रिकॉम्बिनेशन अगर आपका ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, लिंकेज आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपके क्या हो जाएंगे, पेरेंटल कॉम्बिनेशन भी आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, है ना। उसके बाद नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपके जो है वो बढ़ जाएंगे। आप यू कैन डिफाइन लाइक कि लिंकेज और पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ साथ और रिकॉम्बिनेशन एंड नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन साथ साथ है। यस, रिमेंबर के लिए बस याद रखने का इजी तरीका क्या है, लिंकेज मतलब हम साथ साथ हैं और रिकॉम्बिनेशन मतलब हम आपके हैं कौन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने ट्राई करा जितने बेटर आपको समझा सकूं और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो बेटा डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, जो कर सकते हो सब वो करो, स्प्रेड करो, जितने लोगों को रिक्वायरमेंट है सबकी नीड फुलफिल हो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में एक और जोरदार टॉपिक के साथ, एक और जोरदार कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, चलो भाई।